माय नेम इज शुभम पुष शर्मा एंड वेलकम टू मेक इट लीगल चैनल। लास्ट क्लास में आपको मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराया था। अब मैं आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कराऊंगा। जैसे हमें पता है, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था और 1949 में जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, सो उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। सो जो हमारा जो 22 पार्ट्स में है, उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अंडरस्टूड? सो मैं इस पार्ट को कहूंगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 1 to 4 है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 भी 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? अब इसको हम पढ़ते हैं। डिस्क्राइब्ड इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इस आर्टिकल 1 के पार्ट 1 से पता क्या चलता है हमें? इस सब क्लॉज से हमें ये पता चलता है सबसे पहला कि इंडिया का नाम क्या है। इंडिया का नाम क्या है? भारत है या इंडिया है या हिंदुस्तान है? इंडिया का नाम है इंडिया दैट इज भारत। द फुल नेम ऑफ इंडिया इज इंडिया दैट इज भारत। अब ऐसा क्यों हुआ? इंडिया दैट इज भारत ही हमने नाम क्यों रखा? क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, सो सबके बीच में डिबेट हो रही थी और सब डिस्कस कर रहे थे। कुछ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया रखिए, जो मॉडर्न नेम है। कोई कह रहे नहीं भारत रखिए, ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एंशियंट इंडिया से जुड़ा हुआ है भारत। सो यूनानिमसली सबने कहा कि नहीं, हम इंडिया का नाम क्या रखेंगे? इंडिया दैट इज भारत। फर्स्ट चीज क्या होती है कि इंडिया का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत। डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में फर्क क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट में का मतलब ये है कि जो स्टेट्स, हमारे जो इंडियन स्टेट्स है, कितनी है? 28 स्टेट्स है हमारी और 9 यूनियन एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। सो इसमें क्या फर्क है हमारे? यूनियन ऑफ स्टेट में यह है कि जो हमारे जो स्टेट है वो हमारा उनके साथ कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो अब हमारे जो हमारे स्टेट हमारे इंडिया में जुड़े हुए हैं, लाइक पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा, दिल्ली, आपका चेन्नई। सो वो उनको कोई राइट नहीं होता इंडिया से बाहर जाने का, इंडिया से टूटने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उसको कहते हैं हम यूनियन ऑफ स्टेट, कि यूनियन और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और स्टेट के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो अपने आप को अलग कर सके इंडिया से। बट फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है कि यूनियन की कई सारी स्टेट मिलकर एक यूनियन बना लेती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सो उसमें कई सारी स्टेट ने मिलके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। नाम क्या है? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो स्टेट्स ने यूएसए को बनाया है। सो वहां पे इन स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक यूएस बनाते हैं, बट यहां नहीं हुआ। यूनियन ऑफ स्टेट में स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और ना उनके पावर है कि वो इंडिया से अलग हो सके। बट यूएस में जो स्टेट्स है उनके पास पावर है कि वो अलग हो सकती है। ओके, अब आते हैं सेकंड सब क्लॉज में। नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने आपको उसमें शेड्यूल पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब कितनी है हमारी स्टेट टोटल? ये अभी अपडेट हुआ है 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। अब ऐसे कैसे? हमने तो पढ़ा था भाई 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। सो हमें पता है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उसको हमने 2 भाग में बांट दिया है। सॉरी, उसको हमने 2 भाग में बांट दिया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन एंड लद्दाख। और ये दोनों को हमने यूटी बना दिया है। सो पहले 29 थी तो एक स्टेट कम हो गई, जम्मू कश्मीर एक स्टेट कम हो गई, तो हमने यूटी बना दिया तो हमारे पास कितनी आ गई? 28 स्टेट्स हो गई।
अब हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज थी, होनी चाहिए 9 यूटीज। हमने जब 2 जोड़ी, इसके अंदर तो 9 होनी चाहिए थी 7 से, बट मैंने 8 लिख रखा है यहाँ पे। ऐसे क्यों? क्योंकि दमन एंड दीव, दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली ए मिलके एक यूटी बन गई है। अब तो एक कम होगी तो कितनी हो गई? 8 यूटी। सो प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और वो काल लिखे गए हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। अंडरस्टूड? अब थर्ड सब क्लॉज क्या कहता है? थर्ड सब क्लॉज कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया काफी वाइड वर्ड है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? फर्स्ट, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स की टेरिटरी। टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे अब मान लो हमने भैया बांग्लादेश या पाकिस्तान को ये अंदर ले लिया, तो वो आगे टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? सो ये डिफाइन करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 3 चीज। सो आर्टिकल 1 आपको समझ आ गया होगा। अब आर्टिकल 2 मेरा नेक्स्ट स्लाइड में होगा। ठीक है, हमने आर्टिकल 1 पढ़ लिया है, अब आर्टिकल 2 और 3 पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 2 और 3 है क्या? आर्टिकल 1 में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया का नाम क्या है? वो यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। अंडरस्टूड? आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या आता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश ऑन सच टर्म कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। अभी आर्टिकल 2 कहता है कि जो स्टेट्स इंडिया में नहीं है उसको यूनियन में एडमिट करना। लाइक मान लीजिए हमने पाकिस्तान कैप्चर कर लिया, तो पाकिस्तान को हम आर्टिकल 2 के अंदर इंडियन यूनियन में मिला लेंगे और उसको एक स्टेट घोषित कर देंगे। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और ये कौन करेगा? ये करेगा पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब इसके क्या पता चलता है हमें? आर्टिकल 3 में हमें यह पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को बांट के कोई न्यू स्टेट बना देना। मान लीजिए 3 स्टेट्स है हमारे पास, ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। 3 स्टेट्स है हमारी। ये आर्टिकल 3 पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको। 3 स्टेट्स है हमारी। अब मान लीजिए कई हमें न्यू इंडिया को न्यू स्टेट बनानी हो, तो इन्होंने ए का भाग भी ले लिया, इन्होंने बी का भाग भी ले लिया, इन्होंने सी का भाग भी ले लिया और बना दी एक डी स्टेट। तो ये एग्जिस्टिंग स्टेट थी। ए, बी और सी ये इंडिया की एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी। इनमें से कुछ भाग ले लिया और एक 4th स्टेट बना दी। तो ये क्या होगा? आर्टिकल 3 के अंडर होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब न्यू स्टेट तो बन गई, अब ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया का मतलब क्या होगा और बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? कि ये किसी भी स्टेट की एरिया को बढ़ा सकता है। मान लीजिए मैंने ए को बढ़ा दिया, बी को छोटा कर दिया। मैंने ए का बढ़ा दिया और बी को कर दिया मैंने छोटा। तो ये किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 3 के अंदर आएगा कि मैंने इंक्रीज कर दिया ए का एरिया, मैं कर सकता हूं। ठीक है। बी का मैंने डिमिनिश कर दिया एरिया। और थर्ड, नेम। भैया मैंने बी का नेम चेंज करके डी रख दिया। समझ आए सब?
सो जो इससे हमें क्या पता चलता है, आर्टिकल 2 उनके लिए है जो स्टेट्स इंडिया का भाग नहीं है, और आर्टिकल 3 उनके लिए है जो ऑलरेडी स्टेट्स है इंडिया की, उन स्टेट के नाम से, उनकी बाउंड्रीज से, उनके एरिया से जो पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकती है इन सब चीज को। तो इसका मतलब तो पूरा मैप ही चेंज कर सकती है इंडिया का पार्लियामेंट। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट, जिस स्टेट का नाम चेंज होना हो या एरिया चेंज होना हो या बाउंड्री चेंज होनी हो, उसको एक प्रपोजल भेजते हैं। तो स्टेट भेजेगा कि हाँ कर सकते या नहीं कर सकते, और एक पर्टिकुलर टाइम दे देंगे कि भैया 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको बताइए कि हम करें या ना करें। अगर स्टेट कोई जवाब नहीं देता तो प्रेसिडेंट पे डिस्क्रिशन है कि वो रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट को कि जी आप बिल पास कीजिए। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में यूनियन एरिया टेरिटरी में कुछ ऑल्टरेशन करनी है तो वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के। समझ रहे हैं? अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंड नहीं किया तो पार्लियामेंट किसी स्टेट का नेम चेंज करने के लिए, एरिया चेंज करने के लिए या कोई नई न्यू स्टेट बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। बट अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया तो इंट्रोड्यूस हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप ये? सो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है इस आर्टिकल के बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में। और प्रेसिडेंट भी काफी समझदार होते हैं, नहीं बिल्कुल सूझबूझ से रहते हैं, ये नहीं कि किसी के प्रेशर में काम कर रहे हो, नहीं, वो अलग एक अथॉरिटी है। सो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन काफी मान्य रखती है, ये प्रेसिडेंट की जो पावर है। अंडरस्टूड? ये समझ आ गया? और जो ये अगर मान लीजिए रिकमेंड कर दिया, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, सो वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ये सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी मैं पार्लियामेंट के वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको समझ आ गया होगा सिंपल मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी क्या है। सो इस के लॉ को मैं सिंपल मेजोरिटी के लिए कर सकता हूं, और जो भी ये होगा, ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, तभी वो सिंपल मेजोरिटी हुआ। ये अंडर आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता। जो भी लॉ किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, फॉर्मेशन करना हो, वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो स्टेट तो बना ली हमने, बाहर की कोई पर्टिकुलर एरिया भी हमने अपने अंडर ले लिया, पर क्या इंडिया अपना कोई भाग दे सकता है? अपना कोई पार्ट किसी को दे सकता है? तो मैं इसमें कहना चाहूंगा हाँ दे सकते हैं, बट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर 360 आर्टिकल हो गया तो क्या हो गया? स्पेशल मेजोरिटी हो गई। सो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अंडर आर्टिकल 368 के अंडर लॉ पास करवाना होगा अगर अपना कोई भाग इंडिया को देना है। ठीक है? अभी एक था, आप ये पढ़ लीजिए, 100th लिख लीजिए, आता है हमेशा क्वेश्चन ये, 100th अमेंडमेंट एक्ट 2000 15। इसमें हमने कुछ एंक्लेव्स, इंडिया ने कुछ एंक्लेव्स बांग्लादेश से एक्सचेंज करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि कई बाउंड्रीज ऐसी है इंडिया बांग्लादेश की कि ये पूरा एरिया बांग्लादेश का है और ये इंडिया, ये इंडिया, ये इंडिया है।
सो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ये संधि करी और 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास कराया, जिससे उन्होंने एक बाउंड्री डिस्प्यूट अपना क्लियर कर लिया कि बांग्लादेश के कुछ एंक्लेव अपने पास रख लिए, जो लेफ्ट हैंड साइड इंडिया का हो गया और राइट हैंड साइड बांग्लादेश का हो गया। कुछ गांव इंडिया के पास आ गए बांग्लादेश के, और इंडिया के गांव कुछ बांग्लादेश के पास चले गए। बाद में एक ये क्वेश्चन आया था कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स है किसी कंट्री के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तो कि वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट की उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर कोई पार्ट इंडिया अपना दे रहा है किसी को, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर लॉ पास करवाना ही होगा स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, जैसा 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपको काफी चीजें मैंने समझा दी है और आपको समझ भी आ गया होगा क्योंकि मैंने काफी अच्छे से समझाया है। अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 यही मैंने आपको जो समझाया है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है नो सच लॉ टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि नो सच लॉ टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख लीजिएगा, 100 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है काफी। आर्टिकल 4 क्या कहता है? नो सच लॉ टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 368 कि कोई भी लॉ जो स्टेट का किसी मतलब किसी पाकिस्तान को हम कैप्चर कर रहे हैं तो उस स्टेट का करने के लिए अपने जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी उनके नेम चेंज करने के लिए, उनका बाउंड्री चेंज करने के लिए, उनमें से बांट के कोई न्यू स्टेट बनाने के लिए, तो वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। नो सच लॉ टू बी कंसीडर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर इंडिया अपना कोई भाग किसी कंट्री को दे रहा है तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर आएगा और उसको स्पेशल मेजोरिटी के अंदर उसको करना होगा। तो वो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पहले उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम चेंज ना हो या उसका एरिया कम होना हो, एरिया ज्यादा होना हो, उसको एक प्रपोजल भेजती है और एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि 2 वीक के अंदर अंदर आप जवाब दीजिए। अगर वो 2 वीक के अंदर अंदर जवाब नहीं देता तो तब भी प्रेसिडेंट आगे रिकमेंड कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में ये लॉ इंट्रोड्यूस होगा। जो मैंने पार्ट 1 आपको काफी अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ आया होगा, और क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एंड मुझे आपका बहुत प्यार चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और ये DLLB का बैच 2023 का मैंने स्टार्ट कर रखा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ एंड जरूर ये शेयर कीजिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।